हेलो बच्चों, त्रुटि आपने पढ़ी। अब त्रुटि की वर्कशॉप भी होगी आपकी। बाकी का त्रुटि का जो काम है वो वर्कशॉप में होगा। मैंने आपको 11th के हिसाब से तो त्रुटि अपने बेच में पढ़ा दी है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से त्रुटि की वर्कशॉप होगी आपकी। तो उसमें आपको ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको खूब मिलेंगे, मस्त आराम से खूब करो। अभी तो आप मात्रक और विमाओं के क्वेश्चंस चलने दो। अब इसके बाद राजस्थान बोर्ड के अंदर तो अलग चैप्टर था वेक्टर्स का, सदिश का, लेकिन आपके अब एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया है, तो उसके अंदर सिलेबस चेंज हो गया भाई आपका। तो उसके अंदर वेक्टर्स को उसी सेकंड चैप्टर के अंदर मिक्स कर रखा है, लेकिन हम अलग चैप्टर मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 डाल लेंगे आप इसके अंदर, और इसका नाम है सदिश। सदिश सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए टूल्स का काम करेगा फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिजिक्स में, बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी मिलेंगी जिनमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ये मान लो 5 मीटर चलता है, फिर उसके बाद 5 मीटर फिर चलता है। पहले कितना चला? 5 मीटर। फिर दोबारा कितना चला? फिर 5 मीटर चला। फिर तीसरी बार कितना चला? तीसरी बार फिर 5 मीटर चला। बताओ वो कहां पहुंच गया? वो 3 टुकड़ों में 5-5 मीटर चला। अब वो कहां पहुंच गया? अब इसका आंसर देखो। एक बच्चा ऐसे सोचता है कि एक बच्चा पहले ये यहां से चला, कितना मीटर चला? 5 मीटर। फिर कितना चला? 5 मीटर। फिर कितना चला? 5 मीटर। बताओ वो व्यक्ति कहां होगा? बोला ये व्यक्ति यहां पहुंच गया। दूसरे ने सोचा कि 5 मीटर चला, यहां से यहां गया 5 मीटर। ये व्यक्ति यहां से यहां गया 5 मीटर। फिर उसके बाद वो वापस यहां आ गया। बताओ कितना चला? 5 मीटर। फिर वापस यहां चल गया 5 मीटर। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी का मान कितना आया? 5 मीटर। तीसरा हम यूं भी सोच सकते हैं, मान लो 5 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, ये भी 5 मीटर गया, और फिर हो सकता है 5 मीटर यहां आ गया। तो बताओ ये व्यक्ति यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब आपको ये जो आप सवाल पूछ रहे हो इसके अंदर दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि पहले 5 मीटर चला, दूसरी बार 5 मीटर चला और तीसरी बार 5 मीटर चला। तो बताओ अब वो कहां होगा? कहां होगा? कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है। जैसे इधर देखो, मान लो ये एक वस्तु, इस वस्तु को मैंने इधर से धक्का मारना शुरू किया। एक जना धक्का इधर मार रहा है। मान लो इसने कितना न्यूटन का बल लगाया? 5 न्यूटन। एक और आदमी यहां पर, एक और आदमी आ गया, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। बताओ टोटल इसके ऊपर बल कितना लग गया? 10 न्यूटन का लग गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। आपको खुद को समझ आएगा कि यार ये तो बताओ किधर किधर बल लगा। अगर मान लो एक वस्तु पर, ये एक वस्तु है, 5 न्यूटन का बल और 5 न्यूटन का बल, 2 बल काम कर रहे हैं। बताओ टोटल बल का मान कितना आ गया? नेट बल का मान आप लोग सामान्य ज्ञान के आधार पर बोल सकते हो कि इस पर टोटल बल कितना लग गया? 10 न्यूटन। ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। इसका मतलब दौड़ेगी इधर की तरफ वस्तु। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो, एक 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और एक 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो बताओ इसके ऊपर परिणामी बल कितना आएगा? क्या ये चलेगी क्या वस्तु? नहीं, ये वस्तु यही जाम रहेगी। पहले भी स्थिर थी और अब भी स्थिर रहेगी। मतलब एफ नेट का मान कितना होगा? 0। बताओ ये वस्तु किधर चली? इधर चलेगी। इधर जाएगी ये वस्तु? क्या किधर जाएगी? किधर भी नहीं जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक 5 न्यूटन का बल तो इधर लगा दूं और 5 न्यूटन का बल इधर लगा दूं, एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है, बताओ वस्तु किधर जाएगी? एक जना इसको इधर खींच रहा है
और एक जना ऊपर खींच रहा है, वस्तु किधर जाएगी बताओ? वस्तु इनके बीच में जाएगी कहीं की, किधर की तरफ चलेगी? इधर की तरफ चलेगी। अगर मान लो ऐसा हो, ये वस्तु है, एक आदमी इसको नीचे खींच रहा है 5 न्यूटन से, एक आदमी इधर खींच रहा है कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। बताओ वस्तु किधर जाएगी? बता सकते हो आराम से? इधर की तरफ चलेगी। मान लो इस वस्तु को 2 जने मिलकर के, एक जना ये और एक जना ये इधर खींच रहा है इसको और ये इधर खींच रहा है, ये रस्सी से इधर खींच रहा है और ये रस्सी से, देखो अगर ये आदमी इसको रस्सी से इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, वस्तु किधर जाएगी? सोचो, ये वस्तु किधर जाएगी? इधर चलेगी, इधर की तरफ चलेगी। अब मैं आपसे यूं बोलता हूं, यदि वस्तु पर 5-5 न्यूटन के 2 बल लगे तो वस्तु कौन सी दिशा में चलेगी? बताओ। वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं 5-5 न्यूटन। ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, यदि वस्तु पर 5-5 न्यूटन के 2 बल लगे तो वस्तु किस दिशा में चलेगी? ये मेरा सवाल है। कैसे जवाब दोगे? आप तो चक्कर में पड़ गए। कैसे चक्कर में पड़ गए? आपने तो बताया ही नहीं सर, बल इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, आपने तो बताया ही नहीं। इसका मतलब ये सवाल अब आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? कब तक सॉल्व नहीं कर सकते? तब तक सॉल्व नहीं कर सकते सर जब तक आप ये नहीं बताओगे कि बल एक ही दिशा में लग रहे हैं या विपरीत दिशा में लग रहे हैं या ऊपर नीचे किधर लग रहे हैं, ये तो बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन में आपको दिशा की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि बिना दिशा के सॉल्व नहीं की जा सकती। इस राशि का उपयोग बिना दिशा के करना संभव नहीं है। बिना दिशा के इस राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कहा बताओ 5-5 न्यूटन के 2 बल लग रहे हैं, बताओ परिणामी बल कितना होगा? 5-5 न्यूटन के 2 बल लग रहे हैं, बताओ परिणामी बल का मान 10 न्यूटन आएगा या 5 न्यूटन आएगा? क्या आंसर दोगे आप बताओ? बोलो दिशा तो बताओ सर। इसका मतलब ये हो गया आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो फिजिक्स में कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा की जरूरत ही नहीं है, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो बिना दिशा के सांस भी नहीं ले सकती, ऐसी भी होती है। ऐसी राशियां भी है जो बिना दिशा के, दिशा उनके प्राण है, मान बिना दिशा के उनका अस्तित्व ही संभव नहीं, बिना दिशा के उनको बोलना न बोलना बराबर है। तो इसका मतलब हम भौतिक राशियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मोटे तौर पर, लेकिन आपको एक और पोर्शन याद रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि उसकी 2 राशियां तो आप 11वीं में पढ़ लेंगे। एक है सदिश, पहला अदिश बता दूं, फिर सदिश, और तीसरी कैटेगरी है प्रदिश। आज इसके नोट्स डाल दूंगा अभी मैं आपको, और एरर में 1-2 पेज बच रहे हैं वो भी डाल दूंगा। हाँ? भौतिक राशियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा की जरूरत ही नहीं। जैसे मान लो मेरी जेब में, इस जेब में 25 रुपए और इस जेब में 125 रुपए। बताओ मेरे पास टोटल रुपए कितने हुए? 125 प्लस 5 130 रुपए। 125 और 25 150 रुपए। मान लो मेरे पास इस जेब में 10 कॉइन्स रखें, 10, और इसमें 2 कॉइन रखें। टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 12। 10 और 2 12। क्या दिशा की जरूरत पड़ी? क्या बिल्कुल नहीं, दिशा की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपने अभी देखा
कि यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बिना दिशा के तो कोई मतलब ही नहीं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको सोचने के लिए, जिनकी कैलकुलेशन करने के लिए दिशा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, साथ में मात्रक, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की जरूरत नहीं। ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। ऐसी राशियों को बोला जाएगा अदिश राशि। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, अदिश राशि के लिए। जैसे दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालना है। मान लो ये ए और ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं। दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी राशियां ऐसी मिलेंगी जिनमें दिशा की जरूरत है ही नहीं। जैसे अभी मैंने बताया, कुल कॉइन्स की संख्या निकालनी, कुल रुपयों की संख्या निकालनी, दिशा की जरूरत नहीं है। तो कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की जरूरत। जैसे मान लो चाल निकालते हो आप, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में होता है ना माइलोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर भी होता है, उसके अंदर दोनों चीजें बताता है, कितना चल गए ये भी बताता है, और अभी किस चाल से चल रहे हैं वो भी बताता है। लेकिन ये थोड़ी बताता है कि हम कोटा से 12 जा रहे हैं या 12 से कोटा आ रहे हैं, थोड़ी बताता है। या कोटा से जयपुर जा रहे हैं या जयपुर से कोटा, ये थोड़ी बताता है। वो बस में बैठे हो आप, देखो ड्राइवर से पूछो कितने स्पीड से चल रहे हैं, तो उसकी निगाह काय पे जाती है? माइलोमीटर पे। 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, लेकिन उस माइलोमीटर में थोड़ी आता है कि ये जयपुर की तरफ जा रही है, कोटे की तरफ जा रही है, नहीं पता चलेगा। मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा की आवश्यकता नहीं है कि चाल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अदिश राशि। बताओ अदिश राशि किसे बोलोगे? किसे कहेंगे अदिश राशि? वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। परिमाण के साथ मात्रक भी है, परिमाण मात्रक चिपके हुए हैं दोनों एक दूसरे से। वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। फिर सदिश किसे बोलेंगे? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो जरूरी है ही सी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती, ऐसी राशियों को कहा जाएगा सदिश राशि। अगर दिशा की जरूरत नहीं है तो अदिश राशि, और दिशा की जरूरत है तो सदिश राशि। जैसे अभी आपने पढ़ा बल, एग्जाम्पल में क्या पढ़ा? बल, बल सदिश राशि। हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, ये वाला सदिश के जस्ट बाद, उसमें पढ़ेंगे आप विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब, त्वरण, संवेग, वेग, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं। बहुत सारी सदिश राशियां आप पढ़ेंगे। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है बताना। अगर दिशा नहीं है तो वो अपूर्ण हो गया, इसका मतलब आप उस राशि के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत ही नहीं है, अदिश राशि, और बिना दिशा के कोई अस्तित्व नहीं है, वो सदिश राशि। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाएंगे? सदिश राशि। अब ये है प्रतिश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज, ये वेक्टर क्वांटिटीज और ये स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश और टेंसर प्रदिश। कुछ राशियां फिजिक्स में ऐसी मिलेंगी आपको जो दिशा पर निर्भर नहीं, जिनमें दिशा नहीं होती, जिनमें दिशा तो नहीं होती, दिशा होती ही नहीं है। वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती परंतु अलग अलग दिशाओं में इनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। वे राशियां जिनमें दिशा होती ही नहीं है, लेकिन दिशा नहीं है फिर भी अलग अलग दिशा में मान अलग अलग आते हैं, ऐसी राशियों को कहा जाता है प्रदिश राशियां। और आप अपने 11th के सिलेबस में 2 प्रदिश राशियां पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रतिबल विकृति और दूसरा पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। ये 2 राशियां पढ़ेंगे, 2 राशियां। इन दोनों राशियों में आपको पता चलेगा कि ये इनमें दिशा होती ही नहीं है, लेकिन अलग अलग दिशा में इनके मान अलग अलग आते हैं। तो आपको याद रखना है। बताओ स्केलर किसे बोलोगे? स्केलर बताओ, शॉर्टकट डालना है बाप, इनके शॉर्टकट देख लो। बताओ क्या है शॉर्टकट इसका? दिशा की आवश्यकता ही नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण की जरूरत, दिशा की जरूरत नहीं है अदिश राशि के लिए। और ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, वो सदिश राशि के लिए। और वे राशियां जिनमें दिशा तो नहीं होती हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। एक और एग्जाम्पल चाहो तो मैं बता दूं आपको, ये आएगा आपके 12th क्लास में, लेकिन पढ़ रखा है आपने पहले। अपवर्तनांक ये भी कई जगह पर टेंसर क्वांटिटी का काम करता है। अलग अलग डायरेक्शंस में अपवर्तनांक का मान अलग अलग प्राप्त होता है, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन हम प्रदिश के रूप में इनको पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो है इस चैप्टर का नाम और वो है सदिश राशि। क्योंकि ये भी आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करना, मान लो मेरे पास 200 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे? 150 रुपए। तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, इनकी कैलकुलेशन हम पहले से जानते हैं। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जरूरत किसकी है? सदिश की। किसकी जरूरत है? सदिश की। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताऊं आपको। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल इधर और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। बताओ परिणामी बल कितना हुआ? बताओ यार, परिणामी बल कितना हुआ? 0। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 न्यूटन के 2 बल इधर लग रहे हैं, एक ही तरफ लग रहे हैं, बताओ परिणामी बल कितना हुआ? 10 न्यूटन। ठीक है। मेरा सवाल सुनो। एक वस्तु पर 5 न्यूटन के 2 बल कार्यरत है। मैंने बताया नहीं आपको किधर किधर लग रहे हैं। ठीक है। एक वस्तु पर 5 न्यूटन के 2 बल क्रियाशील। यदि एक बल को 2 न्यूटन
कम कर दें तो परिणामी बल क्या होगा? बताओ। एक वस्तु पर 5-5 न्यूटन के दो बल, एक वस्तु पर 5-5 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। यदि एक बल को 2 न्यूटन कम कर दो, 2 न्यूटन कम कर दो, तो अब परिणामी बल कितना होगा? बताओगे? सोचो थोड़ा सा। आपके सामने दो डायग्राम्स बने हुए हैं। हालांकि स्थितियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी 2 डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिए हैं। अब आपको ये सोचना है कि मेरा सवाल क्या कह रहा है। 5-5 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। ये चित्र थोड़ी दिए मैंने आपको, ये तो मैंने आपको मेरी सोच बताई कि हो सकता है ऐसे लग रहे हो सकता है ऐसे लग रहे हो। 5-5 न्यूटन के, आपका सवाल तो सिर्फ यही है, यही सवाल है। आपका सवाल आपको नजर आ रहा है। एक वस्तु पर 5-5 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। यदि एक बल को 2 न्यूटन कम कर दे तो परिणामी बल क्या होगा? अगर मान लो यहाँ 2 न्यूटन कम कर दूं और अगर यहाँ 2 न्यूटन कम कर दूं तो बताओ यहाँ परिणामी बल अब कितना आएगा? 10 माइनस 10 कितना आएगा? 2। अच्छा 2 न्यूटन कम कर दें, बताओ यहाँ परिणामी बल कितना आएगा? 8। आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, देखो। तो ये किसका खेल है? दिशा का। इसका मतलब अब आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी हो गया। और इस चैप्टर की शुरुआत में अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम सदिश इसीलिए पढ़ा है क्योंकि भौतिक राशियां ऐसी मिलने वाली हैं जिनमें बिना दिशा के कोई मतलब ही नहीं, बिना दिशा के कोई भी आंसर आपका नहीं आने वाला। पहले दिशा बताओ और उसके बाद आंसर। ठीक है, कुछ सामान्य ज्ञान की चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो देखो, अदिश राशियों में कौन कौन सी राशियां हैं? चाल हो गया, दूरी होगी, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशि, बिल्कुल अदिश राशि। विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा हो गई, विद्युत विभव हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशि। दाब हो गया, दाब, दाब भी अदिश राशि है। सदिश राशियों में भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। सदिश राशि बताओ। सदिश राशियों में सबसे पहला तो है विस्थापन। देखो इसी का ही भाई यहाँ दूरी, ये अदिश, ये सदिश। चाल अदिश तो वेग सदिश। अभी तक तो अपन चाल और वेग दोनों को एक साथ ही एक ही चीज मान करके सॉल्व करते थे, लेकिन अब अलग अलग, क्योंकि अब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे और पिछले साल 10th में पढ़ते थे और अब 11वीं में पढ़ते हैं। तो अब हमारे लिए दोनों अलग अलग राशियां होंगी। एक बार हम सदिश पढ़ लें फिर हमें आइडिया लगने लग जाएगा। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब कौन सी राशियां हैं? ये सब सदिश राशियां। और प्रदेश में मैंने आपको बता दिया, प्रदेश राशियों में अपवर्तनांक हो गया और जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो ये प्रदेश राशियों के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, प्रदेश राशियों में आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पढ़ेंगे ही। सिर्फ ये सामान्य ज्ञान के तौर पर मालूम होना चाहिए कि प्रदेश राशि क्या है। क्या है प्रदेश राशि? बताओ। वे राशियां जिनमें दिशा होती ही नहीं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में उनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इन राशियों को कहा जाता है प्रदिश राशियां। अदिश किसे बोलेंगे? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं। अदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, इनको बोला जाएगा सदिश राशि। इसके अंदर एक कैटेगरी के एग्जांपल्स और हैं, जैसे अच्छा इसमें देखो ताप। ताप क्या होता है बताओ? ताप होता है अदिश। जैसे बुखार आ गया किसी के, बोला कितना टेम्परेचर हो गया? 102 डिग्री हो गया। 102 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं, फिर भी हम बोलते हैं 102 डिग्री बुखार हो गया। अरे भैया 102 डिग्री में तो उसका सारा
वाष्पीकरण होकर के वो सारा पानी उसका बाहर निकल जाता, सूखी हड्डियां बच जाती। 102 बोलते हो ना आप लोग, फ़ारेनहाइट होता है वो, फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे अपन, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दोनों। बहुत सारे बोलते हैं 102 डिग्री बुखार आ गया उसका, लेकिन वो 102 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डिग्री में तो 37 38 में तो जान निकल जाती है इंसान की। तो ताप क्या है? अदिश राशि। क्या जरूरत पड़ी क्या इसके अंदर दिशा की? बोलो कितना बुखार आ रहा है? 102 फ़ारेनहाइट आ रहा है। आपको जरूरत ही नहीं है उसके अंदर दिशा बताने की, तो ताप क्या हो गया? अदिश। लेकिन हम कुछ राशियां ऐसी पढ़ेंगे, ताप की जगह ताप प्रवणता पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए एग्जांपल ताप प्रवणता एक सदिश राशि, दाब अदिश, लेकिन दाब प्रवणता सदिश राशि। ठीक है। विद्युत धारा अदिश, लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि। विद्युत विभव अदिश, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि। एक दो राशियां तो पढ़ेंगे आप 11th क्लास में, और बाकी की बची 2 राशियां पढ़ेंगे आप 12th क्लास में। ठीक है। तो ऐसी राशियां भी हैं जिनके मूल तत्व तो अदिश में, लेकिन जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उनको सदिश कैटेगरी में अलग भौतिक राशि के नाम से उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। होता है ना, हम लकीर के फकीर नहीं है, जरूरत पड़ रही है यार उधर पे डालो, नाम चेंज करके और उधर कर, ऐसे। तो मतलब जिनमें बिना दिशा की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, नहीं हो रही, हमने इधर डाल दिया हमने। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। एक चीज और है, क्षेत्रफल। सामान्यतया क्षेत्रफल अदिश होता है, सामान्यतया। जैसे मान लो मैंने बोला एक आयत है, इसकी लंबाई का मान L है, चौड़ाई का मान B है, बताओ क्षेत्रफल कितना आया? L गुणा B। सिंपल सा निकाल दिया आपने। क्षेत्रफल सामान्यतया अदिश राशि होती है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनके अंदर इसको अदिश मान लेने से पूरा आंसर नहीं आता है। कैसे? सुनो, मान लो ये हथेली है, आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो गया ना। अब मान लो ये डस्टर, अब इसमें क्षेत्रफल नजर आ रहे हैं आपको, इधर भी क्षेत्रफल है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ऊपर भी है, पृष्ठ नजर आ रहा है, ये भी है, लंबाई है, चौड़ाई है, इधर भी क्षेत्रफल है, ये और ये, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 6 पृष्ठ है इसके अंदर। अब मान लो, ध्यान से सुनो, अब मान लो ये पेन इधर से गया और इधर से बाहर निकला, मान लो ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। कैसे? इधर देखो, इधर से तो अंदर जाना और इधर से बाहर निकलना। बताओ क्या इस क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल में अंतर है क्या? मान लो ये 3 रेखाएं इधर से तो अंदर जा रही हैं और इधर से बाहर निकल रही हैं, हो गया ना। लेकिन इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें से कितनी क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से कितनी रेखाएं जुड़ी हुई हैं? आपका आंसर आएगा 3। इसमें कितनी रेखाएं जुड़ी हुई हैं? बोला इसमें भी 3 जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपका आंसर अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहां तो रेखाएं बाहर जा रही हैं और यहां रेखाएं अंदर आ रही हैं। तो इन सब चीजों का आंसर पूर्ण रूप से देना है। आपको आंसर अगर पूरा देना है, देखो अभी मैंने बताया क्षेत्रफल का मान L × B, इसके अंदर पता नहीं है, देखो इधर भी क्षेत्रफल है, इधर भी क्षेत्रफल है, दो तरफ है ना। आप कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हो? इधर वाले की बात कर रहे हो या इधर वाले की बात कर रहे हो? वापस सुनो, मान लो ये रजिस्टर का एक पन्ना है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो लंबाई और चौड़ाई से, निकाल लिया। जैसे मान लो खेत है,
खेत का की लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, आयत है, मान लो आयताकार खेत है, तो उसके अंदर आपको सदिश की जरूरत ही नहीं। उसका लंबाई गुणा चौड़ाई करा आपने और वो निकाल लिया, क्योंकि आप उसकी एक ही सतह देख पाएंगे जिंदगी भर। देखोगे ना यार, मकान बनाते हो, प्लॉट खरीदा, इतना 20 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा, क्षेत्रफल कितना हो गया? 1000 फुट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट हो गया। लेकिन हम उसकी ऊपर की सतह ही देख रहे हैं, ये थोड़ी देख रहे हैं, इसलिए हमें वहां दिशा की जरूरत ही नहीं। लेकिन रजिस्टर का पन्ना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया। लेकिन अब जब मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो इधर वाले की बात करूंगा या इधर वाले की बात करूंगा, तो ये अंतर बताने के लिए अब आपको इसको सदिश मानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल को सामान्य तौर पर क्या माना जाता है? अदिश। लेकिन फिजिक्स में हम इसको सदिश मान करके कैलकुलेशन करेंगे, सदिश मानेंगे। याद रहेगा, हम क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? सदिश राशि। अगर सदिश होगा तो इसमें दिशा भी आएगी दिशा। अगर मैं इसको सदिश मानूंगा तो इसकी दिशा क्या होगी? दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये आपको हथेली नजर आ रही है, इसमें 2 सतह है, इधर भी आवाज आ रही है और इधर भी सतह है, आवाज आई। तो पहले जहां से आवाज आई इसकी सतह देख लिया आपने, इसके लंबवत बाहर की ओर, इधर की तरफ। और इधर वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर की तरफ। मैंने नाम क्या लिया? क्षेत्रफल सदिश। ये छोटी छोटी चीजें जो फिजिक्स पढ़ने में हमें मदद करेंगे आगे। जैसे ये डस्टर है, इसमें कितने पृष्ठ हैं टोटल बताओ? 6, 1 2 3 4 और टॉप और बॉटम 6 पृष्ठ हो गए। इन 6 पृष्ठों के बारे में सोचो थोड़ा सा। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है? मैंने लिखा है क्षेत्रफल सदिश सदैव इसकी दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। आपसे कहा जाए बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर। ये रफ पेन क्या बता रहा है? क्षेत्रफल की दिशा बता रहा है। अब तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि ये पेन हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ही रहेगी। अगर मैं हथेली को यूं कर लूं तो ये दिशा होगी, अगर मैं हथेली को यूं कर लूं तो ये इसकी दिशा होगी, अगर मैं हथेली को यूं कर लूं तो ये दिशा मेरी तरफ होगी, अगर मैं हथेली, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा हो गया। सामान्य ज्ञान है, केवल एक बार पढ़ने के लिए है आपके, ताकि आपको पता रहे क्या इनका यूज कैसे करना है। जब ये चीजें आएंगी आपके, जब हम इनका यूज करेंगे तो हमें पता रहे कि यार ये इनको हम जानते हैं पहले से, इनसे हमारा पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है। हो गया। अब किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बताऊं आपको, 5 न्यूटन बल प्लस x दिशा में, मान लो बल का मान है कितना? 5 न्यूटन बल कौन सी दिशा में लग रहा है? x दिशा में लग रहा है। तो अब इसको सदिश रूप में व्यक्त करना है, तो 5 न्यूटन के बराबर लंबी रेखा किसे बनाऊंगा? तो मैंने क्या मान लिया? माना 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसको लंबाई में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर स्केल लिया, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, कितनी लंबाई बनाई मैंने? 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई। एक्स वाई जेड जानते हो? बताओ। एक्स अक्ष इधर होता है, वाई अक्ष इधर होता है और जेड अक्ष इधर होता है। एक्स वाई जेड इस तरह से होता है। बताओ कौन सा अक्ष है? एक्स। ये कौन सा है? वाई। और ये कौन सा है? जेड। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, नजर आ रहा है? अब बताओ
ये कितना न्यूटन बल हो गया? 5 न्यूटन बल। कैसे पता चला? लंबाई कितनी बनाई? 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 5 न्यूटन। और दिशा क्या है? दिशा प्लस एक्स। प्लस एक्स किधर होता है? इधर, ये निशान हो गया। सदिश को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या संकेत चिन्ह के लिए संकेत चिन्ह के ऊपर तीर का निशान लगा देते। जैसे बल, बल को कैसे लिखोगे? बल फोर्स होता है और इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया, तो अभी क्या बन गया? बल सदिश। लेकिन बोलेंगे बल, एफ वेक्टर बोलेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? वेक्टर एफ पढ़ सकते हो या एफ वेक्टर पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सा काम है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं 3 न्यूटन बल प्लस एक्स दिशा में तथा 8 न्यूटन बल प्लस माइनस वाई दिशा में क्रियाशील है। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये कौन सा अक्ष हो गया? y। ये कौन सा अक्ष हो गया? x। ये x अक्ष और ये y अक्ष। 3 न्यूटन का बल किधर लग रहा है? प्लस x दिशा में। मान लो, अपने मन में ही मान लो, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन मान के, तो बताओ 3 न्यूटन के बराबर लाइन बनानी है तो कितना सेंटीमीटर लंबा? 3 सेंटीमीटर। तो देखो इधर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मैंने 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना दी। और कौन सी दिशा में बना दी? एक्स दिशा बन गई। इस बिंदु पर ये वस्तु मान कितने न्यूटन का बल काम कर रहा है? 3 न्यूटन का। कौन सी दिशा में? प्लस एक्स दिशा में। और दूसरा बल बताओ, 8 न्यूटन का है और कौन सी दिशा में? माइनस वाई दिशा में। ये कौन सी दिशा होती है? ये प्लस, तो ये वाली माइनस। ये प्लस वाई, तो ये माइनस वाई। ये प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स। ये वाली प्लस एक्स है, ये वाली प्लस वाई है, और ये वाली दिशा कौन सी है बताओ? ये वाली दिशा माइनस की वाई, ये माइनस वाई दिशा, ठीक है। अब बताओ 8 न्यूटन बल माइनस वाई दिशा में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 8 न्यूटन बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 न्यूटन कौन सी दिशा में लग गया? माइनस वाई दिशा। देखो, अब आपको ये समझ आ गया कि ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है। इसका मतलब ये हो गया, एक निष्कर्ष निकल गया आपका कि सदिश की लंबाई किसको व्यक्त करती है? परिमाण को। सदिश की लंबाई किसको बताएगी? परिमाण को। इस बल का परिमाण कितना है? 8 न्यूटन। इस बल का परिमाण 8 न्यूटन, और दिशा क्या है? माइनस 1। इस बल का परिमाण कितना है? 3 न्यूटन, और दिशा क्या है? प्लस एक्स। तो देखो, अब ये सब हटा दिए मैंने, ये सब हटा देता हूं यहां से। अब आपको सिर्फ वो देखना है जो काम की चीज। 3 न्यूटन बल किधर लग रहा है? प्लस एक्स दिशा में। किसने बताया? दिशा किसने बताई आपको? इस तीर के निशान। तीर के निशान से दिशा पता चलती है और लंबाई से परिमाण पता चलता है। देखो यहां लिखा है 3 न्यूटन, लंबाई से क्या पता चला? परिमाण। तीर के निशान से क्या पता चला? दिशा। तो सदिश की लंबाई से परिमाण और तीर से दिशा। तीर दिशा को व्यक्त करता है, याद रहेगा।
अगर आपसे कहा जाए सदिश की लंबाई क्या बताती है, तो आपका आंसर होगा परिमाण को बताती है। तीर का निशान क्या बताता है, दिशा को बताता है। तीर का निशान बताएगा दिशा को और तीर की लंबाई बताएगी परिमाण को। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। 5 न्यूटन बल उत्तर दिशा में तथा 3 न्यूटन बल पूर्व दिशा में लग रहे हैं, इन्हें सदिश रूप में व्यक्त करो। इन्हें सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। इन बलों का सदिश निरूपण करना है। अब ध्यान रखो, हमेशा जैसे आपका हेड जिधर होता है उधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। और जिससे मैं लिख रहा हूं ये वाला हाथ हमेशा पूर्व दिशा में होता है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, हमारा हेड जैसे मान लो मेरा मुंह इधर है, तो ये मेरे लिए कौन सी दिशा होगी, उत्तर। तो ये कौन सी होगी, ये वाली कौन सी दिशा होगी, पूरब। अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो गया, ये पूरब है तो ये पश्चिम। अब मेरा मुंह इधर हो गया, बताओ ये मेरे लिए कौन सी दिशा होगी, उत्तर। तो ये कौन सी होगी, पूरब। इधर उत्तर। जिधर मेरा हेड है, मेरा हेड हमेशा मैं उत्तर में मानूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है, चाहे दिशाएं कुछ भी हो। आपका हर नियम जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सब एप्लीकेबल है हर जगह। जैसे मान लो आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठ करके एग्जाम देंगे, आपको बाहर पता ही नहीं है उत्तर किधर है पूरब किधर है, तो लेकिन घबराने की बात नहीं है। किधर भी अपन को क्या लेना देना, अपन को तो वहां लिखना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे वक्त में, हमारे हेड को क्या मान लेते हैं, उत्तर। चाहे हम किधर भी कैसे भी बैठे हो, उत्तर। और जिससे लिख रहे हैं ये वाला हाथ, ये ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ होता है ना, ये क्या है, ये पूरब दिशा है। अब बताओ 5 न्यूटन बल, तो 5 न्यूटन तो क्या है बताओ, परिमाण। ये क्या है, परिमाण है। और किधर की तरफ, उत्तर की ओर। तो ये क्या होगी उसकी, ये होगी इसकी दिशा। तो 5 न्यूटन उत्तर की ओर, तो 1 न्यूटन के बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5। मान लो 5 सेंटीमीटर लगाया मैंने, ये 5 सेंटीमीटर। ये तो बल कितना हो गया, 5 न्यूटन। और ये तीर का निशान क्या बताएगा, दिशा को। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये तीर का निशान दिशा को बताता है और इसकी लंबाई परिमाण को बताती है। ठीक है, अब दूसरा बल कितना है, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन इससे छोटा आएगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये आ गया। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। 3 न्यूटन हो गया परिमाण और पूर्व की ओर ये हो गई इसकी दिशा। या तो ये हो गया 3 न्यूटन, ये तीर का निशान हो गया पूरब की तरफ। अब ये सब हटा दिए मैंने, ये सब हटा दिए। अब मुझे इनकी जरूरत, ये मेरा सदिश निरूपण हो गया। कोई बोले ये क्या है, तो मैं बोलूंगा इधर की तरफ क्या है, पूर्व दिशा, और इधर की तरफ क्या है, उत्तर दिशा। मेरे सवाल का जवाब अब आपको बोर्ड पर नजर आएगा। 5 न्यूटन बल उत्तर दिशा में, 5 न्यूटन बल उत्तर दिशा में, 3 न्यूटन बल पूर्व दिशा में। ये इस तरह से क्रियाशील। तो इस तरह से सदिशों को व्यक्त किया जाता है। अब थोड़ा सा रिवर्स मारते हैं और देखते हैं कि अब आपको ये 2 चीजें जो मैंने लिखी हैं, परिमाण और दिशा, क्या वास्तव में आपको इनको समझना, इनके अंदर जो छुपी हुई बात है उसको पढ़ना आया। चलो तब एक बल इधर लग रहा है F1 और एक बल लग रहा है इधर F2। तो बताओ क्या सही है, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 लेस देन F2
F1 बराबर F2 और नन ऑफ दिस। बताओ आपको जो चित्र नजर आ रहा है इस चित्र में क्या सही है? बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक बल इधर F1, एक बल इधर F2 हो गया। तो F1 व F2 के मध्य कोण बताना है, दिशा है ना, कोण बताओ। और क्या सही है F1 और F2 में? F1 ग्रेटर देन F2, F1 लेस देन F2, F1 बराबर F2 और नन ऑफ दिस। आप लोग यहां पर अब आराम से बता सकते हो। बताओ कुछ पता चल रहा है? मैंने आपको बताया था सदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो सदिश की लंबाई किसको बताती है? बोलो। सदिश की लंबाई बताती है परिमाण को, और तीर क्या बताता है? दिशा को। याद रहेगा? बताओ इसकी लंबाई ज्यादा है या इसकी लंबाई ज्यादा? इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। योर आंसर इज F1 का मान ज्यादा और F2 का मान कम, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब इसका परिमाण भी ज्यादा। इसकी लंबाई कम है तो इसका परिमाण भी कम होगा। अब इधर आ जाओ, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसका परिमाण भी ज्यादा होगा। F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 का मान ज्यादा, इसका मतलब इसका आंसर ये वाला आएगा। और इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। छोटी छोटी सी चीजें अब हमारी आंखें उनको चित्र में देखना शुरू कर देगी। जैसे ही हम चित्र देखेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किधर काम कर रहा है। ये सदिश के अंदर अब हमारी आंखें धीरे धीरे घुसना शुरू कर देंगी, पढ़ना शुरू कर देंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जांपल नंबर 3, एक बल इधर लग रहा है इस वस्तु पर और एक बल इधर लग रहा है। मान लो ये F1 और F2। F1 व F2 के मध्य कोण बताना है। बताओ कितना? F1 और F2 के मध्य कोण यहां से नापेंगे इस तरह से। इस कोण का मान कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर। दोनों सदिश अलग अलग दिशाओं में, विपरीत दिशा में, इसलिए इनके बीच का कोण कितना हो गया? 180। और कौन बड़ा है दोनों में से? बताओ। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब F2 का मान F1 के मान से ज्यादा है। कैसे पता चल गया? देखो आप, F2 इज ग्रेटर देन F1, क्योंकि इसकी सदिश की लंबाई ज्यादा है। सदिश की लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब इसका परिमाण भी ज्यादा हो गया। इसकी सदिश की लंबाई कम है, इसका मतलब इसका परिमाण भी कम हो गया। पढ़ना आएगा? चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। अगर एक सदिश इधर है और दूसरा सदिश भी इधर, जब दो सदिश एक ही दिशा में होते, चलो इधर देखो, एक ये और एक ये, F1 और F2। बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? F1 इज ग्रेटर देन F2 है, F1 का मान बड़ा है, F2 का मान छोटा है, यही है ना। लेकिन अगर मैं इस F2 को थोड़ा सा इधर ले आऊं तो बताओ कोण क्या हो गया? कोण पहले से कम हो गया। अभी देखो दोनों के बीच का कोण कितना है? F1 और F2 के बीच का कोण यही है ना। देखो इधर, अगर ये इधर आएगा तो कोण कम होएगा, और अगर इधर आएगा तो कोण का मान क्या होगा? और कम होगा। अगर ये F2 बिल्कुल इधर आ गया तो बताओ, F1 तो इधर है, और अगर F2 को मैं घुमा करके इधर ले आऊं, ये ले आया, ये F2 यहां आ गया। देखो बताओ कोण कितना हो गया? F1 और F2 के बीच का कोण नजर आ रहा है? थीटा। अगर मैं इसको इधर की तरफ घुमाऊं तो थीटा घटेगा, 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 और यहां आते ही 0। मैं बोलूंगा थीटा का मान कितना हो गया?
तो ये चीजें आपको देखने की है, देखते ही समझने की, कुछ इसके मतलब ये महसूस करने की चीजें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है सदिश, ठीक है। पुराने प्रॉब्लम्स मैं आपको कुछ अभी भेजने वाला हूं आज, उनके क्वेश्चंस करो, उनको पढ़ते रहो। वीडियोस डले हुए हैं इसी सारे, जहां भी दिक्कत आए रिवाइज करके देख लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अब नया है, यहां से सबको समझ में आ जाएगा। चलो हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।